हुआ ये कि कुछ अजीब अजीब के किस्म के लोग वहाँ पर पहुँच गए और हमारे जो 67 MLA थे उनको जो है कुछ अराजक तत्व लोग किडनैप करने लगे। इसमें जो हमारे पार्टी के इस समय विधायक हैं, पहले से BSP में थे, रामाचल राजभर जी, उनको उठा के गाड़ी में लाद लिया। ये किसके लोग थे? अब ये अराजक तत्व लोग थे। उस समय आप और बहन जी कहाँ पर थे? हम जो उनका सूट था 1 नंबर का उसी में थे, उसमें हम थे और एक थे पूर्व मंत्री, आपको जानते होंगे, राम लखन वर्मा जी का नाम सुना। उसके बाद जब ये ज़्यादा बवाल होने लगा, बखेड़ा होने लगा, हमारे विधायकों को, जो बसपा के विधायक थे, उनको मारपीट करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, उठाने लगे। उसमें संसद चल रही थी दिल्ली में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ने जो है समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल प्रदेश की प्रथम दलित महिला का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय बहन जी को। अच्छा, जब ये चीजें हुई, मारपीट हो रही थी वहाँ पर, तो बहन जी फिर क्या कर रही थी? हम लोग जो अंदर थे तो उनको पूरा ढांढस बंधाए थे कि माननीय बहन जी, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक आपको खरोच नहीं आने देंगे। हम लोग तो दरवाजों में सोफा लगाए हुए थे और वो सब दरवाजा पीट भी रहे थे। अगर दरवाजा खुल जाता तो? दरवाजा खुल जाता तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। आप ये बताइए कि जैसे दोबारा सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी ने उनको अपना समर्थन दिया, लेकिन वो सरकार कुछ ही दिन में क्यों गिर गई? एक बार माननीय काशीराम साहब ने यहाँ पेरियार मेला लगवाया था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो मेला लगवाया जाए क्योंकि उनके हिसाब से उनके विरोध में था। पेरियार साहब उनकी बातों को नकारते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पेरियार साहब को नहीं मानते थे। जब देखा कितना बड़ा मेला हो गया है, दलित समाज का पूरे देश में झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो उनकी तो गले की फांस बसपा बन गई थी। आपने उनका कार्यकाल को देखा होगा, 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश की रही हैं। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अन्याय अत्याचार कर देता। जो अधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी की, जब सरकारें रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहन जी रही हैं, तब वो अधिकारी जो है 9 बजे ही ऑफिस में बैठ जाते थे और अगर कोई छोटा कार्यकर्ता या कोई गरीब, परेशान, लाचार अगर डीएम के यहाँ जाता था तो डीएम खुद उसको गाड़ी पे बैठा के उसके गांव ले जाते थे और उनके कार्यों का निस्तारण कराते थे। आजकल तो काफी ज्यादा बिल्कुल बीएसपी तो एकदम फर्श पे आ चुकी है। अर्श से फर्श का सफर जो है वो तय कर चुकी है बीएसपी आज के समय में। कमी कहीं न कहीं तो आई। जब तक माननीय काशीराम साहब रहे तब तक उनके निर्देश पे पार्टी चलती रही। उसके बाद में माननीय बहन जी को चंद चालाक लोगों ने को गुमराह किया। बहुजन समाज पार्टी पे उन लोगों का धीरे धीरे कब्जा होता गया, तो उसका खामियाजा आज हम कहाँ थे, आज कहाँ पहुँच गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है सुरेश गौतम और ये एक बहुत महान हस्ती रही हैं उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री भी यहाँ के रह चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती जी उनके पीए रह चुके हैं। आज हम लोग इनसे विस्तृत बात करने वाले हैं बहन जी के जो किए गए कार्य थे उनके बारे में। इसके अलावा आज कुछ ऐसे राज उजागर होंगे जो शायद आज से पहले कभी भी आपको सुनने या देखने को नहीं मिले हों। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका हमारे शो में, और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धीमान साहब आपका। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे जो है बहन जी से पहली बार मिले थे और इतना विश्वास कैसे उनको हो गया कि उन्होंने सीधे आपको एसडी जो है बना लिया, अपना मतलब पीए बना लिया। ऐसा है कि हम शुरू से ही माननीय काशीराम साहब की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए हम लोग बहुजन मूवमेंट में जुड़े। छात्र राजनीति से साल कौन सा था? ये था 88, 12 फरवरी सन 1988 को माननीय काशीराम साहब ये डीएवी कॉलेज के मैदान में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे थे, तो हम लोग जो है उसकी तैयारी में लगे थे। यहीं एक सरस्वती छात्रावास हुआ करता था यहाँ बाराबंकी में, तो हम लोग उसमें रहते थे। उसके बाद में जब मीटिंग का पता चला माननीय काशीराम साहब की, तो हम लोग उस मीटिंग की व्यवस्था में लगे रहे और वहाँ लाइटिंग वगैरह जो होती थी सब हम ही लोग करते थे। तो वो मीटिंग सफल हुई और उससे हम लोग माननीय काशीराम साहब से जुड़ते चले गए। तो बहन जी से कब मुलाकात हुई आपकी? आपने ये बता दिया कि काशीराम जी से आपकी मुलाकात हुई, फिर आप उनसे जुड़े, लेकिन बहन जी से पहली बार मुलाकात कब हुई? ये जब सरकार थी गठबंधन की, हमारी माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी मुख्यमंत्री थे और माननीय काशीराम साहब ने समर्थन दिया था। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन था, गठबंधन सरकार चल रही थी। उस पीरियड में हमको जाने का मौका एक बार माननीय बहन जी के दिल्ली निवास पे, जो एक्चुअली में तो काशीराम साहब का निवास था, C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली में, वहीं पे माननीय बहन जी रहती थी। तो हम उनसे मिलने गए थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ काम था लखनऊ में जब सरकार चल रही थी, तो वहीं से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद में हम बहुजन समाज पार्टी का जो स्टेट ऑफिस है बंगला नंबर 3 दारुल सफ़ा जो हजरतगंज में है, जो छात्रावास बन गया है,
तो उसमें हम रहते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB कर रहे थे। तो सारा टाइम पढ़ाई के बाद इतना होता था, तो हम लोग जो सरकार का जो चिट्ठियाँ आती थीं जनता की, उसको मंत्रियों तक पहुंचाना, मार करा कर। प्रदेश अध्यक्ष जी थे हमारे जंग बहादुर पटेल साहब, वो उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे बसपा के। काशीराम साहब के बहुत करीबी थे, विश्वसनीय भी थे। तो हम लोग जो है, जो जनता की जो एप्लीकेशनें आती थी, प्रार्थना पत्र आते थे, उनको टाइप करते थे, उनको मार्क कराते थे। प्रदेश अध्यक्ष से जो गंभीर विषय के जो मैटर होते थे, उन पे लेटर पैड लगवा करके मंत्रियों के यहाँ पहुँचाना, उनका काम कराना, यही सब हमारा लोगों का काम था। उसके बाद में जब वो एक 1 तारीख को जून 1995 को माननीय बहन जी जो है यहाँ लखनऊ आई थी, तो हमको फ़ोन किया स्टेट गेस्ट हाउस से कि जो है, तो इत्तेफाक से मैंने ही फ़ोन उठाया, तो हमको बुलाया गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे गए थे। तो आप जो है उनके OSD कब पहली बार बने? ये एक्चुअली में जब ये घटना हुई थी 2 और जून क्या की, मतलब एकदम से उनको आया कि भैया ये बंदा बहुत परफेक्ट है, इसको हम लोग OSD बना देते हैं, अपना PA बना देते हैं? उससे पहले भी हमारी कई बार मुलाकात दिल्ली में हो चुकी थी। उसमें राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी माननीय बहन जी, और जब यहाँ लखनऊ गेस्ट हाउस में आकर रुकी हैं, ठहरी थी जब, तो हमको फ़ोन किया था, तो हमने फ़ोन उठाया था, तो हमको ही बुलाया था उन्होंने कि गेस्ट हाउस आ जाइए। तो मैं फिर वहाँ गेस्ट हाउस गया। उसके बाद में ये सरकार मुलायम सिंह जी यादव जी की चल रही थी उस समय, और CM थे माननीय मुलायम सिंह जी, और हमारी पार्टी का 67 MLA का समर्थन प्राप्त था। तो वो जो घटना घटी, वो कैसे भी घटी, सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। आप क्या जानते हैं? अरे हम तो वहीं पे मौजूद थे, माननीय बहन जी के सूट में थे। तब आप PA बन चुके थे? नहीं, तब नहीं PA बने थे। तब तो हम ऐसे ऑफिस बियरर के हैसियत से अच्छा। स्टेट ऑफिस में काम करते थे। उसके बाद ये घटना कहाँ पर हुई? ये स्टेट गेस्ट हाउस जो है मीराबाई मार्ग पे है लखनऊ में। तो ये पहले उस समय, उस ज़माने में वही एक बढ़िया गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो माननीय काशीराम साहब जब आते थे तो वहीं रुकते थे, या बहन जी जब आती थी, या जितने भी VIP लोग हैं पूरे प्रदेश के, सब ज़्यादातर उसी में लोग रुकते थे। तो काशीराम साहब ने जब समर्थन दिया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, तो उसमें सरकार चल रही थी। तो काशीराम साहब ने एक शर्त रखी थी कि हमारे दलित समाज के ऊपर जो गरीब लोग हैं, समाज के बहुत निचले पायदान में हैं, उनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार ना होने पाए, इसलिए मैं आपको समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन है कि उस पीरियड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुई कि वो जो अन्याय अत्याचार घटने की जगह वो बढ़ने लगा था। तो उस लिए जो है काशीराम साहब यहाँ पे आए, स्टेट गेस्ट हाउस में माननीय मुलायम सिंह जी को बुलाया मुख्यमंत्रित्व काल में, उनसे बातचीत किया, वो चले गए कि भाई हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार ना होने पाए, इसको आपको देखना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। उसके दूसरे दिन फिर माननीय बहन जी जो हैं 1 तारीख को जून 1995 को गेस्ट हाउस में आई। फिर हमको फ़ोन किया, मैं उसमें ऑफिस बेरर के तौर पे काम करता था प्रदेश ऑफिस में। तो हम टाइपराइटर लेकर वहाँ पे पहुँचे थे। तो उस पीरियड में हुआ ये कि कुछ अजीब अजीब के किस्म के लोग वहाँ पर पहुँच गए, और हमारे जो 67 MLA थे, वो जो बाहर हाल में बैठे हुए थे, उनको जो है कुछ अराजक तत्व लोग पकड़ने लगे, किडनैप करने लगे। उसमें जो हमारे पार्टी के इस समय विधायक हैं, पहले समय BSP में थे, रामाचल राजभर जी, उनको उठा के गाड़ी में लाद लिया। अच्छा, तो किसके लोग थे ये? अब ये अराजक तत्व लोग थे, अराजक तत्व लोग थे जो नहीं उस समय आप और बहन जी कहाँ पर थे? हम जो उनका सूट था 1 नंबर का, उसी में थे। उसमें हम थे कमरे में, और एक थे पूर्व मंत्री, आपको जानते होंगे, राम लखन वर्मा जी का नाम सुना होगा। अंगद यादव जी थे, पूर्व मंत्री, वो भी रहे हैं। एक OSD और हमारे साथी थे, कैप्टन रिजवी साहब थे। तो एक अंदर 4-5 लोग थे मात्र। उसके बाद जब ये ज़्यादा बवाल होने लगा, बखेड़ा होने लगा, हमारे विधायकों को, जो बसपा के विधायक थे, उनको मारपीट करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, उठाने लगे।
तो उसमें संसद चल रही थी दिल्ली में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भेजा राम कुमार वर्मा को, लालजी टंडन को, यहाँ गेस्ट हाउस को भेजा। तो यहाँ की परिस्थितियों को देख करके समर्थन वापसी का विचार बना। तो वो लेटर हमारा ही टाइप किया हुआ है गवर्नर के नाम। मतलब जो सरकार का समर्थन था जी। उसको वापस लेने के लिए वो लेटर आपने टाइप किया? जी हाँ, वो हमने उसकी वजह से सरकार टूट गई। वो सरकार गिर गई। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ने जो है समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल प्रदेश की प्रथम दलित महिला का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मान्य बहन जी को। तो ये जो लोग थे वो कितने लोग थे? क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ाकर इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग थे और अटैक हुआ था, बहन जी के ऊपर भी अटैक हुआ था। चूँकि उनकी सरकार थी तो अधिकारी सब उनके इशारे पे लेकिन काम समर्थन करते तो हैं। बीएसपी का उनको प्राप्त था। हाँ, समर्थन बीएसपी को प्राप्त था, लेकिन है कि जो अराजकता तो उसमें घुस गए, तो वो अटैक कर रहे थे, विधायकों को उठा ले जा रहे थे, मारपीट कर रहे थे। उसमें सबसे आगे कौन था? मतलब कुछ तो नाम पता चला होगा बाद में। जैसे अब वो जो विधायक बाहर बैठे हुए थे उसमें हमारे नहीं, कई उठाने वाले जो लोग आए थे जो वहाँ पर अटैक कर रहे अब थे। उसमें तो अभी सब पुरानी बातें हैं। अब उसमें काफ़ी लोग थे, उस पर एफआईआर भी हुई थी, तो उसके बाद में जो है केस विड्रा भी हो गया था। अच्छा, जब ये चीज़ें हुई, मारपीट हो रही थी वहाँ पर, तो बहन जी फिर क्या कर रही थी? क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि भैया एक्चुअली में हम कैसे बचेंगे, आपको कैसे बचाएंगे अपने हम विधायकों लोग को? जब अंदर थे तो उनको पूरा ढांढस बंधाए थे कि मान्य बहन जी, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक आपको खरोच नहीं आने देंगे। क्योंकि वो लोग उनके ऊपर भी अटैक कर सकते जी थे ना वो बिल्कुल लोग। बिल्कुल। वो तो हम लोग तो दरवाज़ों में सोफा लगाए हुए थे और वो सब दरवाज़ा पीट भी रहे थे। अगर दरवाज़ा खुल जाता तो? दरवाज़ा खुल जाता तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। उसके बाद में जब बीजेपी के लोग आ गए, थोड़ा सा और बल मिला, समर्थन दिया। फिर उसका लेटर हमने गवर्नर को टाइप किया कि मान्य बहन जी ने बोला कि ऐसे ऐसे टाइप करिए। उसको मैंने टाइप किया, तो सरकार बनाने का निमंत्रण पत्र गवर्नर को दिया गया। फिर सरकार जो है समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर उसके बाद सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो सारा सिनेरियो ही बदल गया। सरकार बनने के बाद में फिर मायावती जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? जो लोग गुंडे आए थे जो वहाँ पर गेस्ट हाउस के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके लोग? नहीं, वो तो एफआईआर हुई थी तो कोर्ट में मामला था। अच्छा, एक और चीज़ आप ये बताइए कि जैसे दोबारा सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी ने उनको जो है अपना समर्थन दिया, लेकिन वो सरकार कुछ ही दिन में क्यों गिर गई थी फिर? और वो चूँकि विचारधारा की लड़ाई थी, जो हमारे महापुरुष थे और उनके महापुरुषों में ज़मीन आसमान का अंतर था, तो वो एक बार माननीय काशीराम साहब ने यहाँ पेरियार मेला लगवाया था। तो पेरियार मेला में बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो मेला लगवाया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से उनके विरोध में था। तो पेरियार साहब उनकी बातों को नकारते हैं, उनके क्रियाकलापों को नकारते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पेरियार साहब को नहीं मानते थे। और उनके जब देखा कितना बड़ा मेला हो गया है और दलित समाज का पूरे देश में झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो उनकी तो गले की फांस बसपा बन गई थी कि ये तो पूरे प्रदेश में आ जाएंगे, पूरे देश में आ जाएंगे, इसको डैमेज किया जाए। इसलिए सरकार से समर्थन उन्होंने वापस किया। और जब सरकार बन गई तब माननीय बहन जी ने हमको मुख्यमंत्री आवास को बुलाया। फिर हमको जो है अपना विशेष कार्याधिकारी बनाया। तो अच्छा, विषय ये सारी चीज़ें चल रही थी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनी। अच्छा, बहन जी का नेचर कैसा था? मतलब हंसी मजाक करती थी? जैसे कि हम लोग देखते हैं तो हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं, फायर ब्रांड उनको नेता कहा जाता है। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए, लेकिन कैसा उनका बिहेवियर होता था जो लोग साथ में काम करते थे? नहीं, जो लोग साथ में काम करते थे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता था। और एक वो स्ट्रिक्ट लीडर रही हैं और उनकी सोच जो है समाज के प्रति बहुत अच्छी रही है। जो लोग काम करते थे उनको शाबाशी भी देती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन है कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो सरकार कैसे चलेगी? आपने उनका कार्यकाल को देखा होगा कि जब उन 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की रही हैं, तो
कोई किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अन्याय अत्याचार कर देता। और जो अधिकारी थे, आज की सरकारों में आपने देखा होगा, तमाम सरकारों में ये अधिकारी बेलगाम रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहन जी रही हैं, तब वो अधिकारी जो है थर 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 डर के मारे कांपते थे। 9 बजे ही ऑफिस में बैठ जाते थे, 9 से 12 तक ऑफिस में बैठते जरूर थे। और अगर कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का या कोई गरीब परेशान लाचार अगर डीएम के यहाँ जाता था, तो डीएम खुद उसको गाड़ी पे बैठा के उसके गांव ले जाते थे और उनके कार्यों का निस्तारण कराते थे। चाहे आपने देखा होगा पट्टे के मामला हो, पट्टे तो पहले की सरकारों में बहुत हुए हैं, लेकिन कब्जा किसी को नहीं मिलता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी है तो डीएम खुद जाता था गांव और पट्टा को कब्जा दिलाता था। ये सारी चीज़ें रही, आप बहुत पर्सनल रहे उनके। तो बहन जी ने शादी क्यों नहीं की? मतलब कभी इस बारे में चर्चा हुई, बात हुई कि भाई आप शादी क्यों नहीं कर लेती बहन जी? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब जब पार्टी का गठन किया तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया कि समाज का काम करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो हम शादी नहीं करेंगे। शादी अगर करेंगे तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे समाज को तैयार करने में, और ना मेरा कोई बैंक अकाउंट होगा, ना मैं शादी करूंगा, ना मैं किसी शादी में जाऊंगा, ना मैं किसी मृत्यु भोज में जाऊंगा। तो उसके लिए मतलब मान काशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर बहन जी ने भी वही प्रण लिया, उससे पीछे ली। और इतना बड़े कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अगर परिवार होगा तो आदमी टाइम समाज के लिए, पार्टी के लिए नहीं दे पाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान। शादी नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि भैया वो हरिजनों के लिए ज़्यादा जो है मतलब काम करती थी, और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे जैसे पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, तो इन लोगों से वो जो है थोड़ा सा अगर चिढ़ी रहती थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो चाहती थी कि किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार ना हो। अब जो लोग अन्याय अत्याचार करेंगे तो उसमें अपराधी की कोई जात तो होती नहीं है। हालांकि जो अपराधी थे तो ज़्यादातर तो नतमस्तक हो गए थे। आपने देखा होगा, या तो इस प्रदेश को छोड़ के भाग गए थे, या तो फिर उन्होंने जो अपने काले कारनामे थे या किसी को पीड़न करना वो बंद कर दिए थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पूरे समाज के लिए काम करना चाहती, उनकी सोच क्या थी? मतलब हरिजनों के ही सिर्फ ऊपर उठाना है कि नहीं नहीं, प्रदेश को ऊपर ये लेकर ये जाना? बात गलत लोग कहते हैं, उसका आकलन गलत करते हैं। माननीय बहन जी पूरे देश में एकता लाना चाहती थी और सभी के प्रति न्याय चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उस बिरादरी का है तो उसका कोई हम जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये सच है कि इस भारत में हमारे देश को आज़ाद हुए 70-72 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार तो किसी सरकार ने रोक ही नहीं पाया, शिवाय बहन जी के। सिवाय बहन जी के। बहन जी की जब आई हैं तो जो है इनके ऊपर अन्याय अत्याचार कम हुआ है। इनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। आपने देखा होगा, फूलन देवी को देखा होगा कि उस महिला के साथ इस देश में कितना अन्याय अत्याचार हुआ। तो ये रहा है, माननीय बहन जी ने जो है समानता लाने की कोशिश किया, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का काम किया। कहीं भी जातिवाद भेदभाव आपने कहीं देखा होगा? नौकरियों में इतनी इतनी नौकरियां वांट निकाली गई और नौकरियां बीएसपी सरकार में बम्पर तरीके पे हुई, लेकिन उसमें ये कभी नहीं हुआ कि जो है ये पोस्ट भर दी जाए एक बिरादरी से। अभी आप सफाई कर्मचारी में देखा होगा, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से काम हुआ। काशीराम शहरी आवास योजना आपने देखा होगा, तो उसमें कितने मकान अलाट थे, सबको अलाट हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें हिंदू नहीं है, कि मुसलमान नहीं है, कि वो सवर्ण बिरादरी के नहीं है, कि एससी बिरादरी के नहीं है, सभी बिरादरी का हुआ। अच्छा, कभी बहन जी को ये नहीं लगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी नेता हुआ करती थी पहले के टाइम में, तो उनको कभी ये नहीं लगा कि भाई बहुत सारे लोग आते थे, उनसे कहते भी रहे होंगे कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हो, कई बार उनका नाम भी आया, तो ये ख्यालात भी कहीं उनके मन के अंदर चल रहे थे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर इस देश की तरक्की करना है तो आपके हाथ में, जैसे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। बिना सत्ता के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो मुख्यमंत्री हुई, 4 बार मुख्यमंत्री हुई, तो मुख्यमंत्री होने का
दलित समाज को फ़ायदा मिला और सभी वर्गों को फ़ायदा मिला। अब जैसे मान लो अम्बेडकर गांव के विकास हुए, कोई एक अम्बेडकर गांव को चुना गया, तो अम्बेडकर गांव में कोई सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही तो थोड़े रहता है, सभी लोग रहते हैं। और उसमें विकास हुआ, सड़कें बनी, बिजली हुई, नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, पेंशन हुआ, तो ये सभी वर्गों का उसमें फ़ायदा हुआ। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब, तो प्रधानमंत्री अगर सच में पूछा जाए तो ऐसा प्रशासन चलाने वाला आदमी, वो उसकी योग्यता वो रखती हैं। उनको प्रधानमंत्री का सपना था, अब किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई, अलग बात। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बीएसपी तो एकदम फर्श पे आ चुकी है। अर्श से फर्श का सफ़र जो है वो तय कर चुकी है बीएसपी आज के समय में। मतलब बीएसपी भी कितना कार्यकर्ता उतना उत्साहित दिखते हैं, जब उनके नेता ही नहीं उत्साहित हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर जो ग्राउंड लेवल पे तो कोई काम करने वाला है नहीं। कुछ कमियां तो आई जरूर हैं, जिससे माननीय काशीराम साहब जब तक जीवित रहे तब तक उनकी सोच से पार्टी चली। उसके बाद इसमें कुछ लोग जो चंद अपने फ़ायदों के लिए आ गए ना, तो उसको बहन जी को कहीं ना कहीं गुमराह किया। तो गुमराह के करने के कारण जो हमारा जो मिशन का वर्कर था, मिशनरी लोग थे, अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे वक्ता थे, उनकी शिकायतें इतना इन लोगों ने किया कि वो जो है धीरे धीरे करके वो पार्टी से मतभेद उनका हुआ, पार्टी से छोड़ के चले गए या ज़्यादातर पार्टी से निकाले गए झूठी शिकायतों के आधार पर, तो निकाल दिए गए। अब वो जो बेस कार्यकर्ता हमारा था, जो तन मन धन से मेहनत करता था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि कभी हम प्रधान भी हो पाएंगे। भाई जब हम लोग शुरुआत किए हैं बहुजन समाज पार्टी में, माननीय काशीराम के निर्देश पर, उनके कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए, लगे रहते थे रात दिन, तब ये भी नहीं था कि कभी सरकार बनेगी या कभी हमारा एक एमएलए होगा। लेकिन ये माननीय काशीराम साहब की सोच थी, उन्होंने इतना मेहनत किया, आजीवन कुंवारे रहे और पूरा टाइम समाज को और पार्टी पर लगाया। तो वो जो हमारे कार्यकर्ता जो थे पहले के, बहुत निष्ठावान, ईमानदार, और माननीय काशीराम साहब के कारनामों को आगे ले जाने में बड़ा तन मन धन से सहयोग किया। बहुत लोग तो इस अपने परिवार तक को नष्ट कर दिया। तो कमी कहीं न कहीं तो आई। जब तक माननीय काशीराम साहब रहे तब तक उनके निर्देश पे पार्टी चलती रही। उसके बाद में माननीय बहन जी को चंद चालाक लोगों ने, पूंजीपतियों ने उनको गुमराह किया कि बहुजन समाज पार्टी पे उन लोगों का धीरे धीरे कब्जा होता गया, हमारे लोग पीछे हटते गए। बहन जी इधर तो ये हुआ कि मिलना ही छोड़ दिया। जब मिलना छोड़ दिया तो आदमी धीरे धीरे हटता गया, तो उसका खामियाजा आज हम कहाँ थे, आज कहाँ पहुँच गए। हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमारी पहुँच गई थी 97 में, और आज तो हमको लगता है कि अगर यही हाल रहा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हम खोने जा रहे हैं। जी अच्छा, एक और चीज़, बहन जी को बर्थडे मतलब अपना जन्मदिन मनाने का बहुत शौक था, और उस समय बहुत सारे जिलों के अंदर जब भी उनकी गवर्नमेंट थी तो बर्थडे मनाया जाता था, जन्मदिन मनाया जाता था, धूमधाम से मनाया जाता था, और उसमें बहुत सारे तोहफे इकट्ठा किए जाते थे। तो आप ओएसडी रहे, आप बताइए कि लगभग एक जिले से कितना पैसा आता था बर्थडे में? नहीं, ये कोई देखिए निश्चित फिगर नहीं होता है भाई। जैसे मान लिया कि किसी का बर्थडे हो रहा है तो बर्थडे में किसी का ये ओपन नहीं हो सकता है कि कितना हमको गिफ्ट नहीं, मिला। लमसम कुछ अमाउंट तो होगा। अब ये है कि इस देश की जो देश का जो दलित समाज है उसको ये खुशी ज़रूर हुई कि भाई हमारी बहन जी जो है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो उनके सम्मान में वो बर्थडे मनाते थे, और हर ज़िले से बहुत काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग लेते थे और बड़े पैमाने पे वो मनाते थे। उनका मानना ये था, हमारे समाज का, दलित समाज का मानना ये था कि जब किसी और बहन बेटी का बर्थडे होता है तो कोई उंगली नहीं उठाता है, लेकिन हमारी जो दलित समाज की जो हमारी बहन है, अगर वो इतना बढ़िया बर्थडे मना रही हैं, इतने बढ़िया कपड़े पहन रही हैं, तो लोगों को पैसा कितना इकट्ठा होता था? अब पैसे का तो लमसम अमाउंट बता दीजिए। अब पैसा हर क्या साल अपनी बर्थडे के स्वेच्छा अंदर, से, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता होते थे, बड़े बड़े नेता होते थे, वो कुछ ना कुछ अमाउंट देते थे। कोई 5 लाख देता था, कोई 10 लाख देता था, कुछ लोग तो
सोने की चीजें लेके पहुंच जाते हाँ, थे ये बहन जी के ये पास में। ये सच तो है। लगभग कितना अमाउंट ये आपकी बात सच है कि जो लोग बहुजन मूवमेंट में जुड़े थे तो अपनी आदरणीय नेता के लिए चाहते थे कि हम अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ उनके लिए करें, पार्टी को बढ़ाने के लिए कुछ करें, और उनके सम्मान में जो है वो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पैसा हो, वो तो गिफ्ट करते ही थे, अपनी श्रद्धा के अनुसार कितना करते लगभग थे। कुछ अमाउंट तो बताइए। अब ये कुछ अमाउंट 500 करोड़, हो भी सकता है, इतना भी हो सकता है, मतलब 500 करोड़ के आसपास ही। इतना भी हो सकता है। मतलब एक बर्थडे, एक साल का जब मनाया जाता था बहन जी का जन्मदिन का, तो लगभग अब 500 वो करोड़ तो साल भर में आ समाज जाता के था। लोग करते थे तो समाज उनकी आस्था को देखते हुए अपना करते थे कि हमारी क्या आस्था है, लेकिन कि आज वो किस आस्था लेवल का नहीं आदमी दिखती है। है। आज जब सरकार नहीं है तो आस्था भी नहीं दिखती, कहीं पर अब जन्मदिन देखिए भी नहीं ऐसा है मनाया ना जाता कि है। कहीं ना कहीं तो कमी कमी हुई, इसीलिए आदमी धीरे धीरे कटता चला गया। और आज हालात ये है कि हम राष्ट्रीय पार्टी के को बचाने के लिए समझ लीजिए कि अब क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। हमारा वोट परसेंट 23% हो जाता था, 30%, 33% तक हो जाता था। आज हमारा वोट परसेंट 11% बचा हुआ है। मानवर काशीराम साहब तो ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया, किसी का कोई ड्राइवर था उसको जिता दिया, किसी के पास चप्पल नहीं था उनको जिता दिया। लेकिन क्या मतलब जैसे काशीराम साहब जो थे, ड्राइवरों को जिताते थे, छोटे छोटे लोगों को जिताते थे, लेकिन यहाँ तो सुनने में आता है कि जिसको भी बीएसपी से टिकट चाहिए तो उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए पहले बहन जी को देने पड़ते हैं, उसके बाद में टिकट मिलता है। देखिए पार्टी को चलाने के लिए हर पार्टियां करती हैं, लेकिन चूंकि ये दलित समाज की पार्टी है तो मूलतः, ये लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं थोड़ा। तो पैसा ज़्यादा नहीं लेते हैं। चूंकि देखिए दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, दूसरी पार्टियां पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लिया, अपना वो चुनाव लड़ाया। लेकिन बहुजन पैसा समाज लेती थी बहन जी नहीं, कैंडिडेट से? नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो है वो तो छोटे छोटे अमाउंट लेकर के, नहीं, कैंडिडेट से, जैसे मान लीजिए मुझे अब कहीं एमएलए का टिकट लड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पार्टी में बाद छोड़े हैं, जो बाद में उन्होंने छोड़ा है, तो वो सब इल्जाम लगाते थे कि भैया हमसे पैसा मांगा जा रहा था। और नहीं, एक देखिए बहुत बिना सारे लोगों ने। बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं हो सकता, ये बात सच है। आप करें पैसे देने पड़ते थे अगर आपको टिकट नहीं, चाहिए अब कुछ लोग देते भी थे, कुछ सीटों पे ऐसे भी लड़ाया जाता था, लेकिन जो लोग देने वाले हैं तो उनसे लिया भी जाता था। तो मतलब ओवरऑल आप ये कह रहे हो कि एक विचारधारा जो माननीय काशीराम जी ने स्टार्ट की, धीरे धीरे करके वो जो है मतलब लाभ में बदलती चली गई और उसको फिर पर्सनल बना लिया गया, फिर लोगों से पैसे के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, इसी वजह से आज पार्टी। हाँ, ये बात आपकी सच है कि मान्यवर काशीराम साहब जब तक रहे बहन जी को तब तक, कितना पैसों से लगाव है? अब उनको लगाव तो जनता से जरूर ज़्यादा है। लगाव है, पैसों से ज़्यादा लगाव है? नहीं, आज की स्थितियों के हिसाब से तो अगर जनता से लगाव होता तो पार्टी की दुर्गति नहीं होती। उनका कहीं ना कहीं भटकाव और लगाव तो पैसे की तरफ मोह ज़्यादा हुआ, जिसके कारण आज जो है पार्टी धरातल में चली गई। तो ये कहीं ना कहीं तो कमी रही। जी, आपने क्यों उनका साथ छोड़ा? बस यही मुद्दा तो वही पहुँचता है भाई, से हम लोग गरीब कार्यकर्ता थे, हम लोग पास पैसा तो था नहीं, और पैसा के बिना चुनाव टिकट मिल नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं। तो आप ओएसडी रहे हैं, आपको भी टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ रहा था वहाँ? नहीं, हमको पैसे नहीं देने पड़े, ये बात सही है। हम जब 96 में चुनाव लड़े हैं तो उस पीरियड में हमको माननीय बहन जी ने टिकट दिया था काशीराम साहब के कहने पे, और काशीराम साहब हमारे चुनाव में भी आए थे। तो काशीराम साहब जब चुनाव में हमारे आए तो भीड़ देखकर वो कहे कि जो है आपका चुनाव बहुत अच्छा है, और चुनाव में करीब करीब जीत रहा था। लेकिन कुछ लोग यहाँ के जो बड़े नेता थे तो नहीं चाहते थे ये चुनाव यहाँ से जीते हैं, तो उस पीरियड में हमको जानबूझकर चुनाव हरवाया गया। बहुत चंद वोटों से चुनाव हमारे थे। तो अच्छा, एक और बहुत बड़ा केस रहा जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, राजा भैया का। क्या ऐसा मैटर हो गया था जिसकी वजह से राजा भैया का घर खुदवा दिया गया, उनकी हवेली ख़त्म करा दी गई, उनको जेल में रहना पड़ा, मतलब पूरा उनको ख़त्म करने का प्रयास बहन जी ने किया? तो क्या ऐसा मैटर था? नहीं, देखिए उनके साथ हुआ ये कि जब सरकार बसपा की चल रही थी तो कुछ लोग, अधिकारी लोग उनके यहाँ गए थे जांच पड़ताल करने। तो उनका एक छत्र राज तो रहा ही है, सभी लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो उनके कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे कि सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं थे। तो कुछ अधिकारी गए हुए थे, तो
वो मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था किसने? राजा भैया ने, उनके पिताजी ने। तो वो तो चूंकि ये काम अधिकारियों का है, अधिकारी आप गलत काम करेंगे तो वो आपको जांच भी करेंगे और जो न्याय व्यवस्था के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से जो होगा उसको दंड मिलेगा। तो उनको दंड वो मिला। तो ये एक अभद्र टिप्पणी करने की वजह से राजा भैया का जो भी ये हश्र हुआ, जो भी उनके साथ में चीज़ें हुई, तो वो एक में ही वही एक जो है मेन कारण था। नहीं, देखिए, उनके बारे में पूरी प्रदेश की जनता तो जानती ही वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या जैसे उनके करते घर में हैं। खुदाई हुई तो कई सारी लाशें अब निकली। अब ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। नहीं, ये सब खबरें आई हाँ। और चली और जेल में भी बंद रहे। हाँ, उनके ऊपर पोटा लगाया गया था। तो वो तो भारत के कानून के हिसाब से उनको दंड मिला, जो कुछ हुआ। उसके बाद उनको बेल भी हुई। आपको क्या लगता है कि अब बहन जी दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री कभी बन सकती हैं? क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे लग रहा है कि भैया वो अपना पैसा बचाने में लगी हुई हैं और कहीं से भी ग्राउंड के ऊपर जाकर काम नहीं करना चाहती हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो है अब वो बाहर निकलना छोड़ दिया ना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना छोड़ दिया। तो जो बाहर नहीं निकलेगा, संघर्ष नहीं करेगा, हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होने लगा, उसको कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता हताश और निराश हो गया। तो अब मुझे तो नहीं लगता है, अब समाज में और भी तमाम नेता उभर कर सामने आने लगे हैं जो समाज का हर समय उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। कहीं कोई हत्या हो जाती है वो जाते हैं, बलात्कार हो जाता है जाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, किसी बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब तो हमारे समाज में भी कई। तो मतलब आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बहन जी का दौर अब खत्म हो चुका है, अब नए दौर का कोई नेता आएगा वो शुरुआत करेगा। हाँ, अब बसपा का दौर धीरे धीरे समाप्त प्राय पे जा रहा है और कोई तमाम लोग आएंगे आगे निकल करके, वो आगे लीडरशिप डेवलप करेंगे। तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके विषय में आप भी सोच रहे होंगे। आज शायद आपको उनके जो उत्तर हैं वो मिल गए होंगे। सुरेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारे विषय के ऊपर बात की। हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा ये रुक कर बात कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक आदमी का राजनीतिक करियर होता है, तो उसी के हिसाब से बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर।